जी हाँ फ्रेंड्स, आज सीडीपी का 350 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, यानी कि 35वां सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में भी हम करेंगे 10 क्वेश्चन जैसा कि हमेशा करते हैं। और यह सीरीज़ है 500 एमसीक्यू सीरीज़ सीडीपी का। 500 एमसीक्यू सीरीज़ सीडीपी का जो है वो सीटेट 2025 के लिए है। और सीटेट 2025 में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में, अगर वीडियो पसंद आया होगा तब। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का 35th वीडियो, यानी कि 350वां क्वेश्चन अब कंप्लीट होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के अज्ञान शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप टीचर हैं, किसी स्टूडेंट के नॉलेज ये एक्विजिशन पावर यानी कि ज्ञान के अर्जन में उसको हेल्प करने के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर ध्यान देना चाहिए, या शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एज अ टीचर आपको सबसे ज़्यादा बच्चे के किस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। यहाँ सेकंड, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। देखिए, इससे पहले सीडीपी में हम बता चुके हैं कि याद करना, कंठस्थ करना, दंड देना, रेनफोर्समेंट देना, फिर साथ में बाहरी मोटिवेशन देना, ये सारा नेगेटिव पॉइंट है। तो पहला डी तो पहले काटिए, और अंक ग्रेड प्राप्त करना भी नेगेटिव पॉइंट है, तो ए भी काट दीजिए। बच्चे के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान इस बात का मत दीजिएगा कि आपको का जो बच्चा है बहुत अच्छा अंक लाए या बहुत अच्छा ग्रेडिंग लाए, तो काट दीजिए। आप टीचर हैं, बच्चे को मशीन नहीं बना रहे हैं। विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता, ये हो सकता है सी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना। देखिए, अधिगम की अवधारणा यानी कि जो लर्निंग कर रहा है बच्चा, उसके कंसेप्ट को कुशलता प्राप्त करना, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बी है, तो सी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर होगा वो बी होगा। चलिए सेकंड, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ये होगा, या उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, या उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। देखिए, आप समझिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से आप क्या है, एज अ टीचर हैं, टीचर के माइंड से कौन सा बच्चा जो है वो प्रतिभाशील रहेगा, यानी कि कौन सा बच्चा जो है उसके अंदर प्रतिभा, यानी कि जो बच्चा जो है वो प्रतिभाशील रहेगा, यानी कि जीनियस बच्चा किसको कहिएगा। वैसे बच्चे जिनके अंदर उच्च प्रेरणा है, हाई मोटिवेशन है, और बहुत ज़्यादा वचनबद्धता है, जो कहते हैं वो करते हैं, या वैसी या उच्च क्षमता वाले, या बहुत ज़्यादा एबिलिटी वाले। तो देखिए, उच्च प्रेरणा तो पहले होनी चाहिए, लेकिन उच्च वचनबद्धता नहीं होनी चाहिए। उच्च वचनबद्धता लास्ट में होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। तो उच्च वचनबद्धता हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट में है, तो ये देख सकते हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन हमें सी और डी पढ़ेंगे। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति तो बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे के अंदर उच्च स्मरण शक्ति सबसे लास्ट में हो वो गलत है, यहाँ लास्ट में है, लेकिन उच्च योग्यता शुरू में है, तो ये भी गलत हो गया। ये बी इज राइट आंसर। एबिलिटी होनी चाहिए, हायर एबिलिटी, उसके बाद फिर आपको अरे मतलब वैसा हायर पावर भी होना चाहिए, और साथ में वचनबद्धता भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। एनसीएफ 2005 आपको मालूम होगा कि एनईपी जो है वो आया है, इससे पहले एनसीएफ ही चलता था, उससे पहले मुदालियर आयोग चलता था, तो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गलतियां क्यों ज़रूरी है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, गलती को रिसोर्स समझा जाए, और बहुभाषिकता को भी संसाधन के रूप में लिया जाए। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से गलतियां क्यों ज़रूरी है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए यह एक तरीका उपलब्ध कराती है। यहाँ पर
ए गलत हो सकता है, ए गलत ही होगा। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इस बताइए बी होगा कि नहीं होगा। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। बच्चों को हटाने, यहाँ पर बताइए सी होगा या नहीं। या विद्यार्थी को बच्चों को हटाने, समझ लीजिए निगेटिव पॉइंट है। या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करना, यहाँ पर ये भी निगेटिव है। तो बताइए बी सी डी में कौन होगा, कमेंट कीजिए। सी काटिए डी काटिए, क्योंकि हटाने या वर्गीकृत करने दोनों गलत हो गया, यहाँ पर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, सीडीपी का नेक्स्ट। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। एक बच्चा लिख रहा है, दर्पण छवि है, ये दर्पण है, बच्चा को लिखना था बी, अगर बी को दर्पण में देखा जाएगा तो कैसा हो जाएगा डी। तो यही कर रहा बच्चा, इसी को दर्पण मतलब दर्पण वाला गलती हुआ, मिरर इरर हुआ। मिरर में जो इरर होता है, जैसे बच्चा को लिखना है सी ऐसे, अगर सी को दर्पण में देखें तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बस यही करता है बच्चा, जैसे तारे ज़मीं पर जो करता था, तारे ज़मीं, सितारे ज़मीं अभी वाला नहीं, तारे ज़मीं पर। तो वो बच्चा ऐसा गलती कर रहा है, तो इस बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी है। अधिगम में अशक्तता है, अधिगम में कठिनाई है, अधिगम में समस्या है, या फिर चौथा भी पढ़ लेते हैं, अधिगम में असुविधा है। बताइए क्या होगा। मिरर वाला हम बता दिए हैं कि मिरर में हमेशा कोई भी वर्ड उल्टा होता है, तो बच्चा उल्टा ही लिख रहा है। तब बताइए कि बच्चा कौन से बीमारी से जूझ रहा है, बताइए, दीजिए आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ए होगा, अधिगम में अशक्तता। बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है बच्चे में, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सब चीज़ लिख रहा है। डी आप ऐसे लिख रहे हैं, बच्चा ऐसे लिखेगा। मिरर, तो देखिए आमिर खान क्या बताया था तारे ज़मीं पर, कि ये जो कॉपी था, आमिर खान हमेशा ऐसे चेक करता था। एक दिन कॉपी को डाउन टू अप कर दिया, यानी कि कॉपी ऐसे चेक करता था, अब कॉपी को उलट दिया, अब ऐसे चेक करता है, तो सही हो गया। तो यानी कि उसके अंदर मिरर वाला गलती था, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों, वहाँ पर ए आंसर होगा चौथा का फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि वह माता पिता का काज है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ए या बी। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, सी। या कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए अध्यापक का कोई भी सहभागिता नहीं, यहाँ पर ए तुरंत कट गया, क्योंकि बच्चे के किसी भी डेवलपमेंट में टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, कट गया। नियंत्रित परिवेश, यानी कि वैसा परिवेश, वैसा इन्वायरमेंट जिसमें टीचर जो है अपने हाथ में नियंत्रण रखता है क्लासरूम का, तो ये भी गलत है। ऐसा एनसीएफ नहीं कहता है, ना एनईपी कहता है। एनईपी बोलता है कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या फिर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो बी कट गया। सी में तो अधिकारवादी तो होगा नहीं, किसी एक को अधिकार ज़्यादा, या बच्चा या टीचर को, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत। डी आंसर सही होगा, प्रजातांत्रिक जो है परिवेश होना चाहिए, बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक, 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ डी आंसर हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आइए, ये जो नहीं है ये बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछा जाता है और यही करवाता है गलती। तो कौन सा जो है ऐसा परिवेश जिसमें बच्चे सीखें और कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में सीखें, यानी कि ज्ञान का निर्माण करें, तो कौन सा नहीं है ऐसा परिवेश मुहैया कराने के पक्ष में। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप, या बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति करना। देखिए इसमें नहीं है तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापक बच्चों को स्वीकार करना, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो होगा, तो ये नहीं होगा। अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। बच्चों के प्रयासों, अब बच्चा जो कर रहा है एक्टिविटी उसको स्वीकार कर लिया, ये भी नहीं होगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, टीचर के अकॉर्डिंग बच्चों को चलाना, ये हो गया सही, क्योंकि नहीं लिखा हुआ था इसलिए ए सही हुआ। नहीं और ये अधिकारवाद हो गया, सिर्फ टीचर का अधिकार रहेगा, तो नहीं का भाई नहीं, यहाँ पर ए सही हो गया। चलिए 7वां, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए,
सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों के घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। चलिए बताइए, ABCD बताइए कौन सही होगा 7वां का। 7th का बताइए क्या सही होगा, 7th में सही बताइए। बी काटिए, ऐसा नहीं है। लड़कियों को घर के कामों में ई भी काटिए। सिर्फ घर का काम लड़की नहीं कर सकती, बाहर का भी कर सकती है। सिर्फ घर का काम लड़का नहीं कर सकता, बाहर का भी कर सकता है। या सिर्फ बाहर का काम लड़का नहीं कर सकता है, वह घर का भी कर सकता है। ठीक है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। डी भी काट दीजिए। ए सही है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जी, ए सही हो गया, क्योंकि लड़कियों के विषय में कुछ कथन। ठीक है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए वह यह महत्वपूर्ण है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के समय उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चों को संपर्क में रहना या पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। देखिए, एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप बार बार कोई भी आंसर किताब से दीजिएगा, गलत हो गया। समूह गतिविधि के बजाय नहीं, बल्कि समूह गतिविधि पर ही ज़्यादा जोर देना है, तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, अनदेखी नहीं करना है। अगर वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है और आप उसको अनदेखी कीजिएगा कि बार बार पूछता, तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं। तो बी भी गलत हो गया। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। ज़्यादा बच्चों के कनेक्शन में रहना है और कनेक्टिविटी रखना है। पढ़ाते वक्त आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के बीच में आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आँख मिला के बच्चे से पढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। देखिए, ये नहीं बहुत खतरनाक है, सीटेट में हमेशा पूछा जाता है और हमेशा आपको फंसाता है। इसलिए बोल रहा कौन सा उपयुक्त रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनात्मक आकलन यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट नहीं है। परियोजना अवलोकन, विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना या खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, कौन सा नहीं है। चलिए, प्रोजेक्ट बेस आपको असेसमेंट करना चाहिए या फिर बताइए। खुले अंत वाले प्रश्न पूछना है, परियोजना भी है, अवलोकन करना भी है। ठीक है, अच्छा आकलन में परियोजना भी आता है, अवलोकन भी होता है। और खुले अंत वाले प्रश्न यानी कि एक्सप्लेन करने वाला। खुला अंत और बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जैसे बिहार की राजधानी कौन है, तो पटना, एक वर्ड वाला हो गया, तो बंद अंत हो गया। अब अगर कोई बोलेगा बिहार की राजधानी पटना के बारे में 4 लाइन लिखिए, तो ये खुले अंत वाला हो गया। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम बंद और खुले अंत वाला लॉन्ग टर्म वाला जो क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। 10वां और लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का 10वां और लास्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन ध्यान दीजिएगा। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। देखिए, लिखने की योग्यता में कमी, वैसा कमी जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता हो या लिखने में सक्षम नहीं हो, उस कमी को क्या कहेंगे। लिखने की योग्यता में कमी क्या कहलाएगा। चलिए देखिए, डिस्प्रैक्सिया होगा नहीं, डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड होता है, होगा नहीं। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। जहाँ ग्राफिया रहेगा वही होगा लिखने में योग्यता में कमी। आप ग्राफ पेपर देखते होंगे, ये कॉपी में इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। तो ये जो ग्राफ पेपर होता है, इस ग्राफ पेपर से ही आप समझ जाइएगा कि ग्राफ पेपर मतलब लिखना, और ग्राफ पेपर में लिखना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग पहले जब पढ़ते थे ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे बनाने के लिए, तो एक एक पॉइंट मिलाया जाता था, तो यही लिखने में कमी हो गई। तो लिखने में कमी कहाँ आएगी, डिसग्राफिया में आएगा, मैथ में कमी डिसकैलकुलिया में आएगा, पठन विकार डिसलेक्सिया में आएगा, थीमिया आएगा जो भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो ये 10 क्वेश्चन आज था, ये लास्ट सीरीज था, यानी कि 10 क्वेश्चन था, 350 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, 500 MCQ का ये प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम इस वीडियो में कहीं से भी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद जॉब में हैं। सिर्फ एक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए आपका CDP का सीरीज़ चल रहा है और आगे AVS का सीरीज़ आने वाला है जो लगभग 250 क्वेश्चन का होगा। तो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।